बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने छोटे बहन भाइयों को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। ये चैनल मेरा नहीं भाई आपका ही है, क्योंकि वीडियोस आपके लिए आप लोगों ने इससे मुस्तफ़ीद होना है। मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों ने गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने सर्च कर लेनी है, या फिर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट जो टाइटल है इस टाइटल से भी आप इस चैनल तक पहुँच सकते हैं, मतलब इस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपके लिए, आप लोग इनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी प्लेलिस्ट इस पे बना रहा हूँ क्लास 10th के लिए। ओके, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट टाइम हमने डिफरेंसेस ने किए थे। डिफरेंसेस के अलावा 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए थे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम उसके रिमेनिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलें जी, फर्स्ट जो डिफरेंस है वो रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे माजरत करना चाहूँगा आप लोगों को, कि यहाँ पे जो ये पार्ट है ये है अ, ये वाला, ये एक्चुअली ब्रीथिंग का अपोजिट हो गया। इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये क्या, ब्रीथिंग। ठीक है, और ये क्या है, रिस्पायरेशन। ओके, अब ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व होती है, और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, और लंग्स और रेस्पिरेटरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा जो है ना, नो एनर्जी रिलीज। ठीक है, इसमें एनर्जी तो रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग में, जस्ट क्या होता है, एयर अंदर जाता है और बाहर आता है, बट हमारे मसल की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। और इसमें प्रोडक्ट क्या है, इसमें सिर्फ एयर मूवमेंट होती है, ये हमारा इस रिएक्शन का आउटपुट है। दूसरा, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। इसमें केमिकल एंड मेटाबॉलिक, मतलब केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी बेस पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ओके, अक्कर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें इस रिएक्शन, चूंकि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, एटीपी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, वाटर है। अगर आपसे इसकी रिएक्टेंट की बात की जाए तो वो ग्लूकोज और वाटर है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस वाटर, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और यही मतलब सॉरी, वाटर नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। देखिए, रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब एनर्जी फ्लो की बात करें, इसमें एनर्जी रिलीज होता है और इसमें एनर्जी स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब अगर ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, मैक्रोब्स हों, बट ये एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स, एल्गा और कुछ बैक्टीरिया में होता है। रिएक्टेंट्स इसमें रेस्पिरेशन में मैंने जैसे ऊपर भी बात की है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसमें वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन की है, और इसमें प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे समझ लें एक दूसरे के अपोजिट है। यही जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब जब रिएक्ट होते हैं, जब एनर्जी रिलीज होता है, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बात की है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए। ओके, तो इसका जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट बना लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि आपने भाई एयर इनसाइड ले जाना है, एक्सहेलेशन में एयर को बाहर निकालना है। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट और फ्लैटन होता है।
ठीक है। और एक्सलेशन में डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। अब रिब केज यहाँ पे क्या होता है, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब जब फैलेगा तो इसमें जो लंग्स की कैविटी है, चेस्ट वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स पे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो एयर फॉरन बॉडी में इंटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें क्या है कि जैसे डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा, तो दूसरी तरफ जो रिब केज है वो पहले फैला हुआ था तो वो इनवर्ड मूव करेगा, मतलब तंग होगा। जैसे तंग होगा तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होता है और चेस्ट पे जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी बेस पे जो एयर है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर की बात करें, ठीक है। तो स्मोकर में डायरेक्टली स्मोक्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें बात हो रही है कि भाई जो स्मोकर है, सिगरेट पीता है, सिगरेट के जो केमिकल्स है वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं। नॉन स्मोकर इनवॉलेंटरी इनहेल्स द स्मोक फ्रॉम अ स्मोकर और बर्निंग ऑफ टोबैको, ठीक है। अब इसमें वो नॉन स्मोकर की बात हो रही है कि भाई एक तो वो यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग की मतलब बात हो रही है, स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर, ठीक है। अब पैसिव स्मोकर है तो वो भाई खुद तो नहीं ले रहा, लेकिन जो दूसरे सूटे मार रहा है भाई वो मतलब उसके लंग्स में चले जाते हैं। एक्सपोजर टाइप ये प्राइमरी एक्सपोजर होगा, इसमें सेकेंडरी एक्सपोजर होगा। कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर स्मोकिंग हैबिट, ठीक है। इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है, भाई पीना है सिगरेट नहीं पीना। नो कंट्रोल ओवर द प्रेजेंस ऑफ स्मोक इन द इन्वायरमेंट। अब ये बेचारे फॉर एग्जांपल अब दूसरा सिगरेट पी रहा है तो मैं उसके एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ तो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली कह लें। अब उसके बाद रिस्क क्या है, डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट हेल्दी रिस्क, क्योंकि वो डायरेक्टली जो स्मोक है वो उसके लंग्स वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी बेस पे निकोटीन की बात करें तो वो उसकी आर्टरीज में चला जाता है, जिसकी बेस पे वहाँ पे जाके आर्टरीज में आर्टीरोसेक्लोसिस हो जाता है एटसेट्रा, ठीक है। जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ब्लॉक हो सकता है, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती है। आल्सो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क ऑफन लेस वेयर देन द, मतलब उसकी बनस्पत इसमें कम होता है लेकिन इसमें भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोनकाइटिस एंड नमोनिया। ब्रोनकाइटिस ये जो ना ब्रोनकाई की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कहते हैं। अब ये भी जो एयर सैक्स है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर सैक्स यानी एल्वुलाई, इसमें एल्वुलाई की मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन होती है। प्राइमरी सिम्टम्स प्रेसिस्टेंट कफ विद म्यूकस, कफ और म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। इसी तरीके से जो ना इसमें कफ विद पस, मतलब जो पस वगैरह प्रोड्यूस होता है। फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कैन बी एक्यूट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा भी हो सकता है नमूनिया, और शदीद नमूनिया भी हो सकता है, मतलब इसमें प्राइमरी नमूनिया या सिंगल डबल नमूनिया भी हो सकता है जिसे कहते हैं। अब इसमें ये अक्सर वायरल वायरल भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, इरिटेंट केमिकल की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई की वजह से। अब इफेक्ट्स ऑन एयर सेक्स इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द एयर फ्लो। देखें अब ब्रोनकाई है, ब्रोनकाई इन्फेक्टेड है तो वो एयर है वो पास नहीं करेगा, प्रॉपरली नहीं जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली फिल्स द एयर सैक्स विद फ्लूइड। अब इसमें वो जो एयर सैक्स हैं, एल्विलाई हैं, वो फ्लूइड से भर जाएंगे। अगर फ्लूइड से भर जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, अच्छा ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो गया, ओके। अब उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। अब हाई एनर्जी यील्ड, इसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेट प्रोडक्शन की हम बात करें 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें जो है ना 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कम एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है, इसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है। अब इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसमें लैक्टिक एसिड है, एथनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एफिशिएंसी की बात करें, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एफिशिएंट होता है। अब उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स को हम थ्रॉट भी कहते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। देखें ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के ऊपर
वाली साइड पे मौजूद होता है, यानी कह लें कि एसोफेगस के ऊपर और लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होता है, इससे फ्रंट वाला रीजन होता है, अपर रीजन। अब उसके बाद ये क्या होता है, सुपीरियर टू ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, ये ट्रैकिया, इसके ऊपर वाला रीजन यहाँ पे ये क्या होता है, लैरिंक्स होता है। एंटीरियर टू एसोफेगस, यहाँ पे पीछे एसोफेगस होता है, इसके आगे की तरफ होता है। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, फूड ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसका कि ये फूड, यहाँ से फूड भी गुजरता है, एयर भी गुजरता है, तो दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ना ये नेजल या ओरल कैविटी को एसोफेगस और लैरिंक्स के साथ जोड़ता है। अब लैरिंक्स की बात करें तो ये वॉइस प्रोडक्शन यानी वोकल कार्ड्स, इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं जो कि वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रिवेंट फूड एंटरिंग फ्रॉम ट्रैकिया। अब स्ट्रक्चर की बात करें, ये मस्कुलर ट्यूब होता है और ये कार्टिलेजिनस कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, ये ब्रोनकाई ब्रोनिक्यूल्स, ठीक है, ये डबल आ गया है। चले आगे है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, ठीक है, द पार्ट ऑफ लैरिंक्स विच कंसिस्ट ऑफ वोकल फोल्ड्स एंड द ओपनिंग बिटवीन देम, ठीक है, कि इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ग्लॉटिस एक्चुअली वो ओपनिंग है, ये कह रहे हैं ये है। अब इसके अंदर वाले ये जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इस ग्लॉटिस को सराउंड करने के लिए ऊपर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस का नाम दिया जाता है, जो इस ग्लॉटिस को बंद करता है ताकि जो फूड है वो इस ग्लॉटिस में ना जाए, ठीक है। अब ये लैरिंक्स के साइड, अंदर वाले साइड पे, क्योंकि ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स का जो इनर साइड है वो ग्लॉटिस होता है, सिट्स एट द टॉप ऑफ द लैरिंक्स बिहाइंड द टंग, ऊपर मतलब ये ऐसे टंग होता है तो नीचे ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, जो कि इसके ऊपर है, ये ग्लॉटिस है इसके ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, प्रोड्यूसर साउंड, ग्लॉटिस का क्या काम है, साउंड प्रोड्यूस करना। इसका क्या काम होता है कि ग्लॉटिस को कवर करना ताकि साउंड इसमें, वाटर इसमें ना जा सके या फूड इसमें ना जा सके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्चुअली ये ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन इन लंग्स, ठीक है। अब इसका क्या काम है कि भाई गैसेस एक्सचेंज होता है अल्विलाई में, वहां पे ऑक्सीजन मतलब एल्विलाई से होकर ब्लड में जाता है, तो ब्लड में मौजूद होते हैं ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के ऊपर जो साइट्स हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो क्या करते हैं, उसको वहां पे जाके अटैच हो जाता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। दूसरी तरफ ये हमारे ब्लड सेल्स की तरफ होते हैं, जो मतलब जो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, लेके जाता है और हमारे लंग्स की तरफ वापस लेके आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात भी कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्मोक की बात करें। अब इसमें एफिनिटी क्या है, नॉर्मल रिवर्सिबल बाइंडिंग, मतलब इसमें अनबाइंडिंग भी हो सकती है, बट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड इरिवर्सिबल बाइंडिंग, अगर एक दफ़ा हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा समझ लें कि फिर ये अनबाइंड नहीं हो सकता कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हार्मफुल नताइज हो सकते हैं। अब 200 टू 250 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन की, मतलब उसकी बनस्बत ज़्यादा इसकी पेयरिंग होती है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लोग इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें वो कह रहे हैं कि आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम ए डायग्राम बी। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है कि इनहेलेशन किस में हो रही है और एक्सहेलेशन किस में हो रही है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स ए और बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, कि इसमें एक्सहेलेशन कौन सा शो हो रहा है। तो अगर हम बात करें डायग्राम बी की, तो वो क्या शो कर रहा है, एक्सहेलेशन शो कर रहा है। अब इसके पीछे वजह यह है कि इसमें जो रिब के मसल्स हैं वो कंट्रैक्टेड है, डायफ्राम लोअर्ड है, ठीक है, जिसकी बेस पे क्या हो रहा है कि लंग्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी बेस पे जो एयर है वो लंग से बाहर चला जाएगा। The diaphragm is relaxed, moved up, the ribs are moved downward, making the chest cavity smaller and pushing the air out. अब उसके बाद डायफ्राम ए शो डायग्राम ए शोज इनहेलेशन। इसमें क्या होता है, रिब्स आर एक्सपेंडेड, रिब्स चौड़े होते हैं, चेस्ट कैविटी ज़्यादा होता है, लंग्स में एयर रश हो रहा है, इंटर हो रहा है, जो कि जिससे क्या साबित होता है, ये क्या है, इनहेलेशन है, ओके। अब डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया ऑफ ह्यूमन। देखिए स्मोकिंग की वजह से जो ये सिलिया वगैरह हैं ये डैमेज हो जाते हैं।
या ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अब इनका काम क्या होता है कि ये ट्रैकिया को क्लीन करते हैं। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो केमिकल्स आएँगे जिसकी बेस पे वहाँ पे इरिटेशन होगी, म्यूकस प्रोडक्शन होगी, ठीक है? और कफ वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सिगरेट के क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, जो कि उसकी जो हेयर्स वगैरह उनको डैमेज कर देता है। दिस डायग्राम शोज, अब अच्छा ये दो डायग्राम आपको शो यहाँ पे किए गए हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है वन क्या है, टू क्या है, एक्स क्या है, जी क्या है एंड वाई क्या है। चलें जी, अब देखिए वन तो आपको शो कर रहा है कि भाई ये क्या है, इनहेलेशन है जिसमें आप एयर को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है? और जो डायग्राम टू है वो क्या मेंशन करता है कि ये एक्सहेलेशन है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये चीज क्लियर है। अब उसमें पूछा जा रहा है एक्स क्या है। इसमें एक्स आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम मौजूद होती है, तो लीस्ट अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो रही है वो एक्स की है, ठीक है? 0.04 है जो बहुत कम है बानिस्बत ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। अब जो यहाँ पे जेड शो कर रहा है वो किसका शो कर रहा है, ऑक्सीजन का, ठीक है? 21% है। और 79 या 78% किसका होता है, वो नाइट्रोजन का होता है जो सबसे ज्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर है, इन तीनों की पोर्शन कितनी होती है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। वाई अ गैस एक्स इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इन फिगर वन। यहाँ पे वो कह रहे हैं इसकी कीमत निग्लिजिबल या इसकी प्रोपोर्शन निग्लिजिबल क्यों है। उसके पीछे वजह ये आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो जो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है बनस्बत एक्सलेशन के। जब बॉडी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उस बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है? द गैस एक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ये निग्लिजिबल, ठीक है, इन फिगर वन इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, जो आपने एयर इनटेक किया, इट इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट वो 0.04% है। हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड इन द फिगर टू। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इसकी क्वांटिटी बढ़ क्यों गई है। वजह ये है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा थी क्योंकि वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हमारी बॉडी में हायर है तो जब बाहर निकलेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मतलब वो बाहर निकलेगा तो बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो इस वजह से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। द परसेंटेज ऑफ एक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड इन फिगर टू एक्सपायर्ड एयर बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन देयर। कि ब्लड कैपिलरीज से वो एल्विलाई में आया है, एक्सपायर्ड हुआ है, ठीक है, बाहर निकला है, तो इस वजह से उसकी क्वांटिटी क्या हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है? अब ये फिगर आपको मेंशन कर रहे हैं आइडेंटिफाई द डिजीज एंड इफेक्टेड द पार्ट ऑफ लंग। तो अब इसमें जो पार्ट बी है, ठीक है, ये बी ये आपको शो कर रहा है कि इसमें भाई एल्विलाई डैमेज हुआ है, जिसकी बेस पे आप इसे कह सकते हैं कि ये एम्फीसीमा है जिसमें एल्विलाई की जो वॉल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब पार्ट बी जो कि एक डिजीज लंग है, तो ये क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है, इसमें जो एयर सरफेस है वो सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होगा तो गैसेस क्या होंगी, वो एक्सचेंज नहीं होंगी, ठीक है? ये चेंजेस हैं। वहां पे क्वेश्चन भी यही है कि हाउ द पार्ट बी शो स्ट्रक्चर वेरिएशन फ्रॉम स्ट्रक्चर ए। तो ये एक नॉर्मल है जिसमें एल्विलाई सारा कुछ फिट मौजूद है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसके जो एल्विलाई की जो वाल्स है वो डैमेज है, सरफेस एरिया कम है जिसकी बेस पे गैसेस एक्सचेंज कम होगी। राइट टू सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज वो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड क्रोनिक कफ है, फीवर भी हो सकता है एटसेट्रा, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब ये डायग्राम शो कर रहा है आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे जेड। तो जेड यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि बताएं जेड क्या चीज़ है। माजरत, यहाँ पे जो जेड मेंशन कर रहे हैं ये एल्वुलाई है। ये जेड क्या है, एल्वुलाई है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेड क्या है, एल्वुलाई। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वाई क्या है भाई। वाई इसमें ऑक्सीजन है क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से कहाँ जा रहा है, एल्वुलाई में आ रहा है। तो पहला जो है ना ये क्या है आपका एल्वुलाई हो गया, ठीक है, एल्वुलाई, एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई। अब एक्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाई क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड विच इज लिविंग एट पॉइंट ई। तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुई, आया कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। देखिए नोज की अगर हम बात करें, ये नेचुरल फिल्टर, एयर फिल्टर के तौर पर काम करता है। योर नोज एंड इट्स कैविटी लाइक आर लाइक
नेचुरल एयर फिल्टर, ठीक है। अब इसमें टाइनी हेयर्स मौजूद होते हैं, म्यूकस मौजूद होता है। अब इनका क्या काम होता है, टू ट्रैप, या आप बेशक जो है ना यहाँ से, दे हैव टाइनी हेयर्स एंड स्टिकी म्यूकस टू ट्रैप द डस्ट एंड पोलन एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम द एयर, ठीक है, जो मतलब आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं उससे डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, जिसकी बेस पे जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर क्लीन एयर जा रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स इन ह्यूमन रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या रोल होता है, देखें हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फेरिंग्स है वो थ्रॉट के तौर पर काम करता है, मतलब ये गला है हमारा, गले गले को कहते हैं, मेरा गला अटक गया, ठीक है। चलें जी, अ कॉमन पाथवे फॉर द बोथ एयर एंड फूड, यहाँ से कॉमन पैसेज है जहाँ से एयर भी इंटर होता है, फूड भी इंटर होता है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है ना इस मेजर है इसमें, ठीक है। इट सिंपली सर्व एज अ ट्यूब दैट अलाउज द इनहेल्ड एयर टू ट्रैवल फ्रॉम योर नोज और माउथ टूवर्ड द लैरिंग्स, जहाँ से मतलब वो लैरिंग्स की तरफ जा रहा होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। देन इनटू योर वाइडन पाइप लीडिंग टू योर लंग्स, मतलब लैरिंक्स है, सॉरी फेरिंक्स है, फेरिंक्स से नेजल कैविटी से एयर फेरिंक्स में जाता है, फेरिंक्स से लैरिंग ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के ऊपर रीजन को हम लैरिंक्स के नाम देते हैं, वहाँ से मतलब ट्रैकिया से फिर फर्दर जो है ना ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स और अल्टीमेटली लंग्स में चला जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आपने रब्ता करना है, ठीक है। मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, न्यूज़ मिलती रहेंगी, ओके। अब दूसरी बात जो है ना, अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे रब्ता करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका भाई आपके हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। चार्जेस नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, एक सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये चार्जेस है मंथली, ठीक है। 3 4 5 महीने में जो है ना सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से आपकी तैयारी होगी, स्टडी होगा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। मैं अक्सर यही देखता हूँ यूट्यूब पे वही बच्चे आते हैं जो पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, वो आके सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, उनको कभी कभी सपोर्ट मिलता भी है, नहीं भी मिलता, बट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको अच्छे से सपोर्ट मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।